नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है PYQ की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थापना वाला प्रश्न है। स्थापना है, लाभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब बढ़ जाता है उस वस्तु की प्राप्ति सानिध्य या उपभोग से जी नहीं भरता। तर्क है, क्योंकि मनुष्य नहीं चाहता कि उसकी प्राप्ति बार बार हो। तो इसमें हमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें A सही है और R गलत है। किसी वस्तु के लाभ के कारण उपभोग से जी नहीं भरता, क्योंकि मनुष्य चाहता है कि उसकी प्राप्ति बार बार हो। अतः A सही है और R गलत है। प्रश्न है, स्थापना वाला ही प्रश्न है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों से संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। तर्क है, क्योंकि कविता मानव हृदय को व्यापक नहीं बनाती। और इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इसमें A सही है और R गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या है में कहा है, कविता ही मनुष्य की सहायता भावना से ऊपर उठाकर सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। कविता मानव के हृदय को व्यापक बनाती है। अतः A सही और R गलत है। आगे जो प्रश्न है वो अवतरण वाला प्रश्न है और इसको हम नहीं देखते हैं, तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, पवनचर्यु किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की, विद्यापति की, स्वयंभू की, चंद बरदाई की। तो पवनचर्यु स्वयंभू की रचना है। पवनचर्यु स्वयंभू 8वीं शती द्वारा रचित जैनी रामायण है। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। इसमें रामकथा का वर्णन है। इस अधूरे ग्रंथ को स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर रचनाकार दिए गए हैं। स्वयंभू की रचनाएं हैं पवनचर्यु, रिठ नेमिचर्यु, स्वयंभू छंद। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक, जो कि एक खंड काव्य है। विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, बुंदेली। तो इसमें जो है ब्रजभाषा, कवितावली की जो भाषा है वो ब्रजभाषा है। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। तुलसीदास भक्ति काल के सगुन धारा के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कवितावली मुक्त काव्य है, कवित शैली है। इसकी भाषा ब्रज है, कांड 7 हैं। तुलसी की अंतिम रचना है मीन की शनिचरी का वर्णन है। तुलसी की ब्रजभाषा में रचित रचनाएं हैं विनय पत्रिका, कवितावली, कवित रामायण, दोहावली, गीतावली। तुलसीदास की अवधी भाषा में रचित रचनाएं हैं रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामलला नहचू। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, कोरवी रेखता। तो सुनीति कुमार चटर्जी ने किया था जनपदीय हिंदुस्तानी। यहाँ पर खड़ी बोली का नामकरण है और नामकरण करता है जनपदीय हिंदुस्तानी सुनीति कुमार चटर्जी, कोरवी भोलानाथ तिवारी, राहुल सागरत्यानंद, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी ग्रियर्सन। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है? तो प्रेमिका के रूप में देखा गया है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रेमिका के रूप में देखा गया है। सूफी साधना में साधना की कल्पना पति रूप में तथा ईश्वर की कल्पना पत्नी रूप में की गई है, जबकि भारतीय रहस्यवाद में कबीर आदि कवियों ने साधक जीवात्मा को प्रेयसी स्त्री रूप में तथा परमात्मा को प्रियतम पुरुष के रूप में कल्पित किया है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, किसने कहा है? तो यह कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। यहाँ पर छायावाद की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जिनको हम देखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह कर रहा है। अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। अब देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद के अनुसार जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगती है, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। महादेवी वर्मा के अनुसार छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। शांति प्रिया द्विवेदी के अनुसार छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस रहस्यवाद की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार छायावाद से लोगों का क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आता। शायद उनका मतलब है कि किसी कविता के भागों की छाया आदि कहीं अन्यत्र लाकर पढ़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। गंगा प्रसाद पांडे के अनुसार छायावाद वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की कड़ी है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगे तो वहां छायावाद होता है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधु नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इनमें से कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। मिश्र बंधु श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र तीनों भाई थे जो मिश्र बंधु के नाम से जाने जाते हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र इनमें सम्मिलित नहीं है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, रस गंगाधर के रचयिता कौन है? तो रस गंगाधर के रचयिता है पंडित जगन्नाथ। यहाँ पर आचार्य है, समय है और रचना है। पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शती रस गंगाधर, अभिनव गुप्त 10वीं शती ध्वन्यालोक लोचन, दंडी 7वीं शती काव्यादर्श, आचार्य विश्वनाथ 14वीं शती साहित्य दर्पण। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे। तो तार सप्तक का जो कवि नहीं है वो शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। यहाँ पर तार सप्तक 1943 में संकलित कवियों का विवरण दिया गया है जिनको हम देखेंगे। तार सप्तक 1943 में शामिल है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यानंद अज्ञे, जिनका समय है 1911 से 1987 ईस्वी देवरिया। फिर है रामविलास शर्मा 1912 से 2000 ईस्वी उन्नाव। गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 से 1964 ग्वालियर। प्रभाकर माचवे बलवंत 1917 से 1991 ईस्वी ग्वालियर। फिर है प्रभाकर माचवे बलवंत 1917 से 1991 ईस्वी ग्वालियर। नेमी चंद्र जैन 1919 से 2005 ईस्वी आगरा। गिरिजा कुमार माथुर 1919 से 1994 ईस्वी मध्य प्रदेश। भारत भूषण अग्रवाल 1919 से 1975 ईस्वी मथुरा। अब देख लेते हैं तो दूसरा सप्तक 1951 में संकलित कवि कौन कौन से हैं? शमशेर बहादुर सिंह 1911 से 1993 ईस्वी देहरादून। भवानी प्रसाद मिश्र 1913 से
1985 ईस्वी होशंगाबाद, शकुंत माथुर 1922 से 2004 ईस्वी दिल्ली, हरिनारायण घनश्याम व्यास 1923 से 2013 ईस्वी मध्य प्रदेश, नरेश मेहता 1922 से 2000 ईस्वी मध्य प्रदेश, धर्मवीर भारती 1926 से 1997 ईस्वी इलाहाबाद, रघुवीर सहाय 1929 से 1990 ईस्वी लखनऊ। अब देख लेते हैं तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में संकलित कवि कौन कौन से हैं। प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919 ईस्वी रायबरेली, मदन वत्स्यानंद 1922 से 2004 ईस्वी समस्तीपुर, विजय देव नारायण शाही 1924 से 1982 ईस्वी काशी, कुंवर नारायण 1927 से 2017 ईस्वी फैजाबाद, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 से 1983 ईस्वी बस्ती, केदारनाथ सिंह 1932 से 2018 ईस्वी बलिया, कीर्ति चौधरी 1934 से 2008 ईस्वी उन्नाव। अब देखते हैं चौथा सप्तक में संकलित कवि कौन कौन से हैं। अवधेश कुमार 1945 ईस्वी देहरादून, राज कुमार कुंभज 1947 ईस्वी इंदौर, स्वदेश भारती 1939 2018 ईस्वी राजस्थान, नंद किशोर आचार्य 1945 ईस्वी बीकानेर, सुमन राजे 1938 से 2008 ईस्वी लखनऊ, श्री राम वर्मा 1935 ईस्वी से मऊ 1935 ईस्वी मऊ, राजेंद्र किशोर 1944 ईस्वी उड़ीसा। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। विश्रामपुर का संत, राग दरबारी, आधा गांव, मैला आंचल। तो राग दरबारी से संबंधित है शिवपालगंज। यहाँ पर उपन्यास है, गांव है और उपन्यासकार है, जन्म निधन वर्ष है। राग दरबारी शिवपालगंज श्रीलाल शुक्ल 1925 से 2011, आधा गांव गंगोली राही मासूम रजा 1927 से 1992 ईस्वी, मैला आंचल मेरीगंज फणीश्वरनाथ रेणु 1921 से 1977, विश्रामपुर का संत अंतरोली श्रीलाल शुक्ल 1925 से 2011। प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं। तो 10 होते हैं भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि द्वितीय भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में उन्होंने 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकारों की मीमांसा की है। हिंदी वर्णमाला में अंगे और अह क्या है। स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, संयुक्ताक्षर। तो अयोगवाह है। हिंदी वर्णमाला में अंगे और अह न ही स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं। इन दोनों का जातीय योग ना तो स्वर के साथ और ना ही व्यंजन के साथ होता है, इसीलिए इन्हें अयोग कहा जाता है। फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, इसीलिए अयोगवाह, अयोग धन वाह कहलाते हैं। प्रश्न है, अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है। गीति नाट्य, नाटक, रूपक, प्रहसन। तो गीति नाट्य के अंतर्गत आता है। अंधा युग 1954 धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है, जिसमें 5 अंक हैं। इसमें महाभारत युद्ध के अंतिम दिन 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक के क्षण हैं। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत है। शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर की कविता से उद्धृत है। यहाँ पर पंक्ति है, यहाँ पर कवि है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं कहीं हो क्या। मैथिली शरण गुप्त। करता विवश उमरी घटा को देखकर, चूमू लहराते केश को। शिवमंगल सुमन। जन्म जन्म की पहचानी, वह तान कहाँ से आई, किसने बांसुरी बजाई। जानकी वल्लभ शास्त्री। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी में प्रथम उपन्यास माना है। नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने, विजय मोहन सिंह ने, गोपाल राय ने। तो गोपाल राय ने माना है। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित उपन्यास, जिसमें मेरठ के अग्रवाल बनिए का वर्णन है। देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी का प्रथम पारिवारिक उपन्यास है। इसमें शिक्षित और अशिक्षित गृहिणी के तुलनात्मक विवेचन द्वारा स्त्री शिक्षा के महत्व पर बल दिया गया है। डॉक्टर गोपाल राय ने इसे प्रथम उपन्यास माना है।
प्रश्न है समालोचनादर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, रमेश कुंतल मेघ ने। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया। जगन्नाथ दास रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचनादर्श शीर्षक से अनुवाद किया। रत्नाकर की प्रमुख काव्य कृतियां हैं गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकाशी, विराष्टक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? निराला की, मुक्तिबोध की, अज्ञे की, धर्मवीर भारती की। तो अज्ञे की है। शिखर से सागर तक 1986 रामकमल राय द्वारा रचित अज्ञे की जीवनी है। प्रश्न है हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें ए और बी दोनों आंशिक सही हैं। भक्ति आंदोलन, पहले मैं इसे पूरा ऊपर कर लेती हूँ। भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। भक्ति धारा के उदय का कोई एक निश्चित कारण नहीं है, अतः दोनों कथन आंशिक सही हैं। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। विभाव वन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। विभाव ही रस का हेतु है। तो इसमें ए सही है और बी आंशिक सही है। यह सही है और यह थोड़ा थोड़ा सही है। विभावन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रस सूत्र दिया है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगदर्श निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ए सही है और बी आंशिक सही है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। छायावाद और अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। तो इसमें ए आंशिक सही है और बी सही है। छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद है क्योंकि रहस्यवाद छायावाद की एक विशेषता ही है। छायावाद और अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है, अतः ए आंशिक सही है और बी सही है। प्रश्न है नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है। नई कविता में मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। तो इसमें ए आंशिक सही है और बी सही है। ये वाला सही है। नई कविता में निरूपित मनुष्य में मात्र द्वंद्वग्रस्तता ही नहीं, पीड़ा, हताशा, निराशा इत्यादि भी है। नई कविता में मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है, अतः ए आंशिक सही है और बी सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? मिश्रबंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज, इस्तिवार द ला लिटरेचर इंदुरे हिंदुस्तानी, इस्तिवार द ला लिटरेचर इंदुरे हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिश्रबंधु विनोद। तो इसमें बी सही है, यही सही है। अब इनका प्रकाशन वर्ष भी हम देख लेते हैं। इस्तिवार द ला लिटरेचर इंदुरे हिंदुस्तानी 1839 ईस्वी, गारदाता तासी। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी, शिव सिंह सेंगर। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी, जॉर्ज ग्रियर्सन। मिश्रबंधु विनोद 1913 ईस्वी, मिश्रबंधु। प्रश्न है नव जागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण समाज। तो इसमें जो सही है वो है पहला ही सही है। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी, राजा राममोहन राय। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी, महादेव गोविंद रानाडे। आर्य समाज 1875 ईस्वी, दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी, स्वामी विवेकानंद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है, छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि के आधार पर सही क्रम कौन सा है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद का तो है 1879, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है 1896, 1907, तो यही सही है। अब इनका हम जन्म निधन वर्ष देख लेते हैं। छायावाद के आधार स्तंभ और जन्म निधन वर्ष। जयशंकर प्रसाद 1879 से 1937, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1896 से 1961, सुमित्रा नंदन पंत 1900 से 1977, महादेवी वर्मा 1907 से 1987। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाशन की दृष्टि से निम्न काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है? गीत फरोश, युगवाणी, हरिघास पर क्षण भर, कुकुरमुत्ता। तो इसमें जो सही है वो है डी, युगवाणी, कुकुरमुत्ता, हरिघास पर क्षण भर, गीत फरोश। युगवाणी 1939 ईस्वी, सुमित्रा नंदन पंत 1900 से 1977, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी, निराला 1896 से 1961, हरिघास पर क्षण भर 1949 ईस्वी, अज्ञे 1911 से 1987 ईस्वी, गीत फरोश 1956 ईस्वी, भवानी प्रसाद मिश्र 1913 से 1985 ईस्वी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम है? अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। तो जो सही है वो है ए, यही सही है, अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। निराला के उपन्यास क्रमानुसार: अप्सरा 1931, अलका 1933, निरुपमा 1936, प्रभावती 1936, कुल्ली भाट, बिल्लीसुर बकरिया 1942, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे अपूर्ण है और 1950 में है। प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलनों का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता। तो इसमें पहला ही सही है। प्रगतिवाद 1936, प्रयोगवाद 1943, नई कविता 1954, अकविता 1965। और हम पेज नंबर 142 तक कर चुके हैं। इससे आगे हम देखेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।